चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 11 के 4 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है 3 वर्ग। तो इसमें हम देखेंगे सामंतवाद का परिचय। तो इतिहासकारों द्वारा सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का वर्णन करने के लिए किया जा रहा है। यह जर्मन शब्द फ्यूड से बना है, जिसका अर्थ है एक भूमि का टुकड़ा, और यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में भी विकसित हुआ। आर्थिक संबंध में सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को इंगित करता है जो सामंत और कृषकों के संबंधों पर आधारित है। कृषक अपने खेतों के साथ साथ लॉर्ड के खेतों पर भी कार्य करते थे। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। इसके साथ साथ लॉर्ड के कृषकों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। यद्यपि इसकी जड़ें रोमन साम्राज्य में विद्यमान प्रथाओं और फ्रांस के राजा शार्लमेन के काल में हुई। इसका शासनकाल 742 से 814 था। तथापि ऐसा कहा जाता है कि जीवन के सुनिश्चित तरीके के रूप में सामंतवाद की उत्पत्ति यूरोप के अनेक भागों में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। फ्रांस और इंग्लैंड देखें तो गौर्ल, जो रोमन साम्राज्य की एक प्रांत था, जिनमें 2 विस्तृत तट रेखाएं, पर्वत श्रेणियां, लंबी नदियां, वन और कृषि करने के लिए उपयुक्त विस्तृत मैदान थे। जर्मनी के एक जनजाति फ्रेक ने गौर्ल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया। 6ठी सदी के यह प्रदेश फ्रेकिश अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं द्वारा शासित राज्य था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ प्रगाढ़ संबंध थे और जो पोप द्वारा राजा शार्लमेन के समर्थन प्राप्त करने के लिए उसे पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दिए जाने पर और अधिक मजबूत हो गई। एक संकरे जल मार्ग के पार स्थित इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को 11वीं सदी में फ्रांस के एक प्रांत नॉर्मंडी के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया था। फ्रांस और प्रारंभिक इतिहास है, ये कुछ कालक्रम दिया गया है। 3 वर्ग देखें तो फ्रांसीसी पादरी इस अवधारणा में विश्वास करते थे कि प्रत्येक व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में किसी एक का सदस्य होता है। एक बिशप ने कहा, यह वर्ग क्रम में कुछ प्रार्थना करते हैं, दूसरे लड़ते हैं और शेष अन्य कार्य करते हैं। इस तरह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों यानी पादपी, अभिजात और कृषक वर्ग में बना था। ओवेस्ट शब्द सीरिया के आवाज से लिया गया है, जिसका अर्थ पिता है। एबी, एवर्ट या एवेस्ट से संचालित है। ये 12वीं सदी में बीगेन के ओबेट हिल्डेगार्ड ने लिखा है, कौन चरवाहा अपने समस्त पशुओं और गायों, गधों, भेड़ों, बकरियों को कोई अंतर किए बिना एक अस्तबल में रखने की सोचेगा। इसलिए मनुष्यों में भी अंतर स्थापित करना आवश्यक है, जिससे वे एक दूसरे को तबाह न करें। ईश्वर अपने रेवर से अंतर रखता है, चाहे स्वर्ग पर अथवा पृथ्वी पर। उसके द्वारा सबको प्यार मिलता है, परंतु उनमें कोई समानता नहीं है। दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग देखें तो पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग के तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा है, परंतु वास्तव में सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा भूमि पर अनेक नियंत्रण के कारण था। यह वेस्टलेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था, जिससे वेस्टलेज कहते थे, और यह प्रथा जर्मन मूल के लोगों, जिनमें से फ्रेक लोग भी एक थे, में उनमें समान रूप से विद्यमान थी। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी, शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी का शेनर मान लेता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। शेनियोर या लॉर्ड यानी लॉर्ड एक ऐसे शब्द से निकलता है जिसका अर्थ रोटी देने वाला है। दास की रक्षा करता था और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था। इस संबंध में व्यापक रीति रिवाजों के शपथों का विनियम शामिल था, जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेने की जाती थी।
लेकर की जाती थी। इस समारोह में दास को उस भूमि के प्रतीक के रूप में, जो कि उसके मालिक द्वारा एक लिखित अधिकार पत्र का या एक छड़ी या केवल एक मिट्टी का डाल दिया जाता था। अभिजात वर्ग की एक विशेष हैसियत थी, उनका अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर पूर्ण नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, यानी जो सामंती इस सेना कहलाती थी, ठीक है। वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे और यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। वे अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। वे कृषक विस्तृत क्षेत्र के स्वामी थे, जिसमें उनके घर, उनके निजी खेत, जोत और चरागाह और उनके असामिक कृषकों के घर के खेत होते थे और उनका घर मेनर कहलाता था। उनकी अभिव्यक्ति भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। उनको आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करना पड़ता था। मेनर की जागीर देखे तो लॉर्ड का अपना मेनर भवन होता था। वह गांवों पर नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गांवों के मालिक होते थे। कोई किसी छोटे मेनर की जागीर में दर्जन भर के, बड़ी जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। प्रतिदिन के उपभोग की प्रत्येक वस्तु जागीर पर मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार और बढ़ई लॉर्ड के औजारों की देखभाल और हथियारों की मरम्मत करते थे, जबकि राजमिस्त्री उनकी इमारतों की देखभाल करते थे और औरतें वस्त्र काटती एवं बुनती थी और बच्चे लॉर्ड की मदिरा अनुसंपीड़क में कार्य करते थे। और जागीरों में विस्तृत अरण्य भूमि और वन होते थे जहां लॉर्ड शिकार करते थे। उनके यहाँ चरागाह होते थे जहां उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए एक दुर्ग होता था। 13वीं सदी के कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया जाने लगा और 13वीं सदी में कुछ दुर्गों को बड़ा बनाने जाने लगा, जिससे वे नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके। वास्तव में इंग्लैंड में नॉर्मन विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी और इसका विकास सामंत प्रथा के तहत राजनीतिक, प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ था। मेनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, की का पाट और धातु के बर्तन बाहर के स्रोतों से प्राप्त करने पड़ते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जीवन बिताना चाहते थे और महंगे साजो सामान, वाद्य यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो स्थानीय जगहों पर उपलब्ध नहीं होते थे, ऐसी चीजों को इन्हें दूसरे स्थानों से प्राप्त करना पड़ता था। नाइट देखे तो 9वीं सदी से यूरोप में स्थानीय युद्ध प्राय होते रहते थे। शौकिया कृषक सैनिक पर्याप्त नहीं थे और कुशल अश्वसेना की आवश्यकता थी। इनमें से एक नए वर्ग को बढ़ावा दिया जो नाइट्स कहलाते थे। वे लॉर्ड के उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार लॉर्ड राजा के संबंध था और लॉर्ड ने नाइट को भूमि का एक भाग, यानी जिसे फीफ कहा गया, भाग दिया और उसकी रक्षा करने के लिए वचन दिया। फीफ जो उत्तराधिकारियों में पाया जा सकता था, यह 1000 से 2000 एकड़ या उससे अधिक में फैली हुई हो सकती थी, जिससे नाइट और उसके परिवार के लिए एक पंचकी और मदिरा संपीड़क के अतिरिक्त उसके और उसके परिवार के लिए घर, चर्च और उस पर निर्भर व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था होती थी। समंती मेनर की तरह फीफ की भूमि को कृषक जोतते थे। बदले में नाइट अपने लॉर्ड को एक निश्चित रकम देने के लिए नाइट प्रति दिन अपना समय बड़ा बनाने, घेराबंदी करने और पुतलों से रणकौशल एवं अपने बचाव का अभ्यास करने में निकालते थे। नाइट अपनी सेवाएं अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, पर उसकी सर्वप्रथम निष्ठा अपने लॉर्ड के प्रति ही होती थी। 12वीं सदी से गायक फ्रांस के मेनरों में वीर राजाओं और नाइट्स की वीरता की कहानियां गीतों के रूप में सुनाते हुए घूमते रहते थे, जो अंशतः ऐतिहासिक और अंशतः काल्पनिक होती थी। उस काल के जब बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग नहीं थे और पांडुलिपियां भी अधिक नहीं थी, ये घुमक्कड़ चारण बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक मेनर भवनों के मुख्य कक्ष के ऊपर एक शंकरा छज्जा होता था। वहां मेनर के लोग भोजन के लिए एकत्र होते थे। यह एक गायक दीर्घा होती थी जो कि संगीतज्ञों द्वारा अभिजात वर्गों के लोगों का भोजन करते वक्त मनोरंजन करने के लिए बनी थी। प्रथम वर्ग पादरी वर्ग देखे तो
कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। राजा द्वारा दी गई भूमियाँ थी जिनसे वे कर उगा सकते थे। इसलिए यह एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था जो प्रथम वर्ग के अंग थे। अधिकतर गांवों में अपने चर्च हुआ करते थे जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। प्रत्येक व्यक्ति पादरी नहीं हो सकता था। जैसे कृषक दास पर प्रतिबंध था, शारीरिक रूप से बाधित व्यक्तियों पर और स्त्री पर भी प्रतिबंध था। जो पुरुष पादरी बनते थे वे शादी नहीं कर सकते थे। धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के साथ भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीरें थी और वे शानदार महलों में रहते थे। चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था जिसे तीथ कहते थे। अमीरों द्वारा अपने कल्याण और मरणोपरांत अपने रिश्तेदारों के कल्याण हेतु दिए जाने वाला दान भी आय का एक स्रोत था। चर्च के औपचारिक रीति रिवाज की कुछ महत्वपूर्ण रस्में समांति कुलीनों की नकल थी। प्रार्थना करते वक्त हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर घुटनों के बल झुकना नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लॉर्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते वक्त अपनाए गए तरीके की नकल था। इसी प्रकार ईश्वर के लिए लॉर्ड शब्द का प्रचलन एक उदाहरण था जिसके द्वारा समांति संस्कृति चर्च के उपासना कक्षों में प्रवेश करने लगी। इस प्रकार अनेक सांस्कृतिक समांति रीति रिवाज और तौर तरीके को चर्च की दुनिया में अपना लिया गया था। भिक्षु देखे तो चर्च के अतिरिक्त कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी। कुछ अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति पादरियों के विपरीत जो लोगों के बीच में नगरों और गांवों में रहते थे एकांत जिंदगी जीना पसंद करते थे। वे धार्मिक समुदाय में रहते थे जिन्हें एवो या मिनिस्ट्री मठ कहते थे और जो अधिकतर मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर होते थे। दो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठों में एक मठ 529 में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट्स था और दूसरा था 910 में बरगंडी में स्थापित क्लूनी था। भिक्षु अपना सारा जीवन ओवे में रहते थे और समय प्रार्थना करते थे। अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक समय में लगाने का व्रत लेता था। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियों दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को मूक तथा स्त्री नन कहलाती थी। कुछ आवों को छोड़कर ज्यादातर ये एक ही लिंग के व्यक्ति रह सकते थे। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आवे थे और उसके बाद पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुनियां भी विवाह नहीं कर सकते थे। 10 या 20 पुरुष स्त्रियों के छोटे समुदाय से बढ़कर मठ अब सैकड़ों की संख्या में समुदाय बन गए जिसमें बड़ी इमारतें और भू जागीरों के साथ साथ स्कूल या कॉलेज और अस्पताल संबंध थे। इन समुदायों में ने कला के विकास में योगदान दिया। ओवेश हिल्डेगार्ड एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था जिसने चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रार्थना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 13वीं सदी में भिक्षुओं के कुछ समूह जिन्हें फायर कहते थे उन्होंने मठों में न रहने का निर्णय लिया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते थे और दान से अपनी जीविका चलाते थे। मिनिस्ट्री शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। शब्द मोनोस से बना है और जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता हो। 14वीं सदी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्याप्त होने लगी। इंग्लैंड में लेगलैंड की कविता पियर्स प्लाउमैन जो 1360 से 1370 ईस्वी में प्लाउमैन में कुछ भिक्षुओं के आरामदायक और विलासितापूर्ण जीवन के साधारण कृषकों गरीबों और गरीब मजदूरों के विशुद्ध विश्वास से तुलना की गई। इंग्लैंड में भी चौसर ने कैंटरबरी टेल्स लिखी जिसमें भिक्षु और फायर का हास्यास्पद चित्र बना दिया गया।
चित्रण किया गया। चर्च और समाज देखें तो यद्यपि यूरोपवासी ईसाई बन गए थे, पर उन्होंने अभी भी कुछ हद तक चमत्कार और रीति रिवाज से जुड़े अपने पुराने विश्वासों को नहीं छोड़ा था। 4वीं सदी से ही क्रिसमस और ईस्ट कैलेंडर की महत्वपूर्ण तिथियां बन गए थे। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाली ईसा मसीह के जन्मदिन में एक पुराने पूर्व रोमन त्यौहार का स्थान ले लिया था। इस तिथि की गणना सौर पंचांग के आधार पर की गई थी। ईस्टर ईसा के शूलारोपण और उनके पुनर्जीवित होने का प्रतीक था, परंतु उसकी तिथि निश्चित नहीं थी क्योंकि इसने चंद्र पंचांग पर आधारित एक प्राचीन त्यौहार का स्थान लिया था जो लंबी सदी के पश्चात बसंत के आगमन का स्वागत करने के लिए मनाया जाता था। परंपरागत रूप में उस दिन प्रत्येक गांव के व्यक्ति अपने गांव की भूमि का दौरा करते थे। ईसाई धर्म के आने पर भी उन्होंने इसे जारी ही रखा, पर अब वे उसे ग्राम के स्थान पर पेरिस एक पादरी की देखरेख में आने वाला क्षेत्र कहने लगे और काम से दबे कृषक इन पवित्र दिनों यानी छुट्टियों का स्वागत इसलिए करते थे क्योंकि इन दिनों उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था। वैसे तो यह दिन प्रार्थना करने के लिए था, परंतु लोग सामान्यतः इसका अधिकतर समय मौज मस्ती करने और दावतों में बिताते थे। तीर्थ यात्रा ईसाइयों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और बहुत से लोग सदियों की समाधियों या बड़े गिरजाघरों की लंबी यात्राओं पर जाते थे। यहाँ अप्रैल के महीने में जब मधु वृष्टि होती है और मार्च की शुष्कता को जड़ से भेद जाती है और जब नन्ही चिड़िया संगीत सुनाती है जो कि उन्नति भिक्षु से रात बिता देते हैं। ऐसे कुछ कविता टाइप की है। फिर देखें तीसरा वर्ग किसान, स्वतंत्र और बंधक। देखें तो अब हम लोगों के उस विलास समूह की चर्चा करेंगे जो पहले 2 वर्गों का भरण पोषण करते थे। काश्तकार 2 तरह के होते थे, स्वतंत्र किसान और सिर्फ, जिन्हें हिंदी में कृषि दास कहा जाता था। सिर्फ अंग्रेजी की क्रिया टू सर्व से बना है। स्वतंत्र कृषक अपनी भूमि को लौट के काश्तकार के रूप में देखते थे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान आवश्यक होता था, यानी वर्ष में कम से कम 40 थे। कृषकों के परिवार को लौट के जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाला उत्पादन, जिसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। इसके अतिरिक्त उनसे अन्य श्रम कार्य जैसे गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, बार बनाना और सड़कें और इमारतें की मरम्मत करने की भी उम्मीद की जाती थी और इनके लिए इन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। खेती में मदद करने के अतिरिक्त स्त्री और बच्चों को अन्य कार्य भी करने पड़ते थे। वे सूत काटते थे, कपड़ा बुनते थे, मोमबत्ती बनाते थे और लड़ के उपयोग हेतु अंगूरों के रस निकालकर मदिरा तैयार करते थे। इसके साथ ही एक प्रत्यक्ष कर टैली था जिसे राजा कृषकों पर कभी कभी लगाते थे, यानी पादरी और अभिजात वर्ग इस कर से मुक्त थे। और कृषक दास अपने गुजारे के लिए जिन भूखंडों पर कृषि करते थे वे लॉर्ड के स्वामित्व में थे, इसलिए उनकी अधिकतर उपज भी लॉर्ड को ही मिलती थी। वे उन भूखंडों पर भी कृषि करते थे जो केवल लॉर्ड के स्वामित्व में थी। इसके लिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी और वे लॉर्ड की आज्ञा के बिना जागीर नहीं छोड़ सकते थे। लॉर्ड कई तरह के एकाधिकार का दावा करते थे, हालांकि इससे कृषि दासों को हानि हो सकती थी। सिर्फ केवल अपने लॉर्ड की चक्की में ही आटा पीस सकते थे, उनकी तंदूर में ही रोटी सेक सकते थे और उनकी मदिरा संपीड़क में ही अश्वन मदिरा और बियर तैयार कर सकते थे। लॉर्ड यह तय कर सकता था कि कृषक दास को किसके साथ विवाह करना था या फिर कृषक दास की पसंद को ही अपना आशीर्वाद दे सकता था, परंतु इसके लिए वह शुल्क देता था। इंग्लैंड के देखें तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ था। 6ठी सदी में मध्य यूरोप में एजेंट और सेक्सन इंग्लैंड में आकर बस गए। इंग्लैंड देश का नाम एजेंट लैंड का रूपांतर है। 11वीं सदी में नॉर्मैंडी के ड्यूक विलियम ने एक सेना के साथ इंग्लिश चैनल
इनको पार कर इंग्लैंड के सैक्सन राजा को हरा दिया। इस समय फ्रांस और इंग्लैंड के क्षेत्रीय सीमाओं और व्यापार से उत्पन्न होने वाली विवादों के कारण प्रायः युद्ध होते रहते थे। विलियम प्रथम ने भूमि नपवाई, जिससे उसके नक्शे बनवाए और उसे अपने साथ आए 180 नॉर्मन अभिजातों में बांट दिया। यदि लॉर्ड राजा के प्रमुख काश्तकार बन गए थे, जिनसे वह सैन्य सहायता भी उम्मीद करता था। वे राजा को कुछ नाइट देने के लिए वादे थे। शीघ्र ही वे नाइटों को कुछ भूमि उपहार में देने लगे, जिनसे वे उसी प्रकार सेवा की आशा करते थे जैसे कि राजा की करते थे। किंतु वे नाइटों का अपने निजी युद्धों के लिए उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पर इंग्लैंड में प्रतिबंध था। एंग्लो सैक्सन कृषक विभिन्न स्तरों के भूमि स्वामियों के काश्तकार बन गए। सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित करने वाला कारक देखें तो यद्यपि प्रथम दोनों वर्गों के सदस्यों ने सामाजिक व्यवस्था को स्थिर और अपरिवर्तनीय पाया, परंतु वहां अनेक प्रक्रियाएं थीं जो व्यवस्था को बदल रही थी। इनमें से कुछ ऐसे पर्यावरण में परिवर्तन धीरे धीरे और लगभग अदृश्य थे। अन्य परिवर्तन जैसे कि कृषि औद्योगिक में बदलाव और भूमि का उपयोग अधिक स्पष्ट थे। लॉर्ड और सामंत के सामाजिक और आर्थिक संबंध इन परिवर्तनों से बने थे और उन्हें प्रभावित भी कर सकते थे। हम इन क्रियाओं की बारी बारी से जांच करेंगे। तो पर्यावरण देखें तो 5वीं से 10वीं सदी तक यूरोप का अधिकांश भाग विस्तृत वनों में घिरा हुआ था, अतः कृषि के लिए उपलब्ध भूमि सीमित थी। इसके साथ ही अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट कृषक अत्याचार से बचने के लिए वहां से भागकर वनों में शरण ले सकते थे। इस समय यूरोप में तीव्र ठंड का दौर चल रहा था, इससे सर्दियां प्रचंड और लंबी अवधि की हो गई, फसलों का उपज काल छोटा हो गया और इसके कारण कृषि की पैदावार कम हो गई। 11वीं सदी में यूरोप में एक गर्माहट का दौर शुरू हो गया और औसत तापमान बढ़ गया, जिससे कृषि पर अच्छा प्रभाव पड़ा। कृषकों को कृषि के लिए एक लंबी अवधि मिलने लगी। मिट्टी पर पाले का असर कम होने के कारण आसानी से खेती की जा सकती थी। पर्यावरण इतिहासकारों का कहना है कि इससे यूरोप के अनेक भागों के वन क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी हुई, फलस्वरूप कृषि भूमि का विस्तार हुआ। भूमि का उपयोग देखें तो प्रारंभ में कृषि प्रौद्योगिकी बहुत आदिम किस्म थी और कृषि को मिलने वाली यांत्रिक मदद केवल बैलों की जोड़ी से चलने वाली लकड़ी का हल था और यह हल केवल पृथ्वी की सतह को खुरच सकती थी। यह भूमि की प्राकृतिक उत्पादकता को पूरी तरह से बाहर निकाल पाने में असमर्थ थी, इसलिए कृषि में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। भूमि को प्रायः 4 वर्ष में एक बार हाथ से खोदा जाता था और उसमें अत्यधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती थी। साथ ही फसल चक्र के एक प्रभावहीन तरीकों का उपयोग हो रहा था। भूमि को 2 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग में शरद ऋतु में सर्दी का गेहूं बोया जाता था, जबकि दूसरी भूमि को परती या खाली रखा जाता था। अगले वर्ष परती भूमि पर राई बोई जाती थी, जबकि दूसरा आधा भाग खाली रखा जाता था। इस व्यवस्था के कारण मिट्टी की उर्वरता का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और प्रायः अकाल पड़ने लगे। दीर्घकालीन कुपोषण और विनाशकारी अकाल बारी बारी से पड़ने लगे, जिससे गरीबों के लिए जीवन अत्यंत दुष्कर हो गए थे। और इन कठिनाइयों के बावजूद लॉर्ड अपनी आय की अधिकतम करने के लिए उत्सुक रहते थे। हालांकि भूमि के उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए कृषकों को मेनरों के जागीर की समस्त भूमि को कृषिगत बनाने के लिए बाध्य होना पड़ता था और इस कार्य को करने के लिए उन्हें नियमानुसार निर्धारित समय से अधिक समय देना पड़ता था। कृषक इस अत्याचार को चुपचाप नहीं सह सकते थे, चूंकि वे खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध का सहारा लिया। वे अपने खेतों पर कृषि करने से अधिक समय लगाने लगे और उस मेहनत का अधिकतर उत्पादन अपने लिए रखने लगे। वे बेकार से बचने के लिए चरागाहों और वन भूमि के कारण उन लॉर्डों के साथ विवाद होने लगा। लॉर्ड इस भूमि को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझते थे, जबकि कृषक इसको संपूर्ण समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली साझा संपदा मानते थे। नई कृषि प्रौद्योगिकी देखें तो 11वीं सदी तक विभिन्न प्रौद्योगिकियों में बदलाव के परिणाम मिलते हैं। मूल रूप से लकड़ी से बने हल के स्थान पर लोहे की भारी नोक वाली हल और सांचेदार
पटरे का उपयोग होने लगा। ऐसा हल अधिक गहरा खोद सकता था और सांचेदार पटरे सही ढंग से ऊपरी मृदा को पलट सकती थी। इसके फलस्वरूप भूमि में व्यापक पौष्टिक तत्वों का बेहतर उपयोग होने लगा। पशुओं को हलों में जोतने के तरीके से सुधार हुआ। गले में के स्थान पर जुआ अब कंधे पर बांधा लिया जाने लगा। इससे पशुओं को अधिक शक्ति मिलने लगी। घोड़े के खुरों पर अब उन लोहे की छाल लगाई जाने लगी। इससे उनके खुर सुरक्षित हो गए। कृषि के लिए वायु और जल शक्ति का उपयोग बहुतायत में होने लगा। यूरोप में अन्न को पीसने और अंगूर को निरोचने के लिए अधिक जल शक्ति और वायु शक्ति से चलने वाली कारखाने स्थापित हो रही थी। भूमि के उपयोग के तरीके से भी बदलाव आया। सबसे क्रांतिकारी था 2 खेतों वाली व्यवस्था के 3 खेती वाली व्यवस्था में परिवर्तन। इस व्यवस्था में कृषक 3 वर्षों में 2 वर्ष अपने खेत का उपयोग कर सकता था, बशर्ते वह एक फसल शरद ऋतु में और उसके 1.5 वर्ष पश्चात दूसरी वसंत ऋतु में बोता। उसका अर्थ था कि कृषक अपनी जोतों को 3 खेतों में बांट सकते थे। वे मानव उपभोग के लिए एक खेत में शरद ऋतु में गेहूं या राई बो सकते थे, दूसरे में वसंत ऋतु में मनुष्य को उपभोग के लिए मटर, सेम और मसूर तथा घोड़े के लिए जौ और बाजरा बो सकते थे। तीसरा खेत प्रति यानी खाली रखा जाता था। प्रत्येक वर्ष वे 3 खेतों का उपयोग बदल कर सकते थे। इन सुधारों के कारण भूमि के प्रत्येक इकाई में होने वाली उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भोजन की उपलब्धता दोगुनी हो गई। मटर और सेम जैसे पौधों का अधिक उपयोग तक औसत यूरोपीय के आहार के अधिक प्रोटीन का तथा उनके पशुओं के लिए अच्छे चारे का स्रोत बन गया। फलस्वरूप कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे। वे अब कम भूमि का अधिक भोजन का उत्पादन कर सकते थे। 13वीं सदी तक एक कृषक खेत का औसत आकार 100 एकड़ से घटकर 20 से 30 एकड़ रह गया था। छोटी जोतों का पर अधिक कुशलता से कृषि की जा सकती थी और उससे कम श्रम की आवश्यकता थी। इससे कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए समय मिला। इनमें से कुछ प्रौद्योगिक बदलावों में अत्यधिक धन लगता था। कृषकों के साथ पनचक्की और पवन चक्की स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था, इसलिए इस मामले में पहल लॉर्डों द्वारा की गई। परंतु कृषक भी कई अन्य क्षेत्र में पहल करने में सक्षम रहे, जैसे कि खेती योग्य भूमि का विस्तार करने में। उन्होंने फसलों को 3 चक्रीय व्यवस्था को अपनाया और गांवों में लोहार की दुकानों और भट्टियां स्थापित की, जहां पर लोहे की नोक वाले हल और घोड़े की नाल बनाने और मरम्मत करने के काम को सस्ती दरों पर किया जा सके। 11वीं सदी से व्यक्तिगत संबंध जो सामंतवाद का आधार थे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि आर्थिक लेन देन अधिक से अधिक मुद्रा पर आधारित होने लगा। लॉर्डों का लगान उनकी सेवाओं के बजाय नगदी में लेना अधिक सुविधाजनक लगने लगा और कृषकों ने अपनी फसल व्यापारियों को मुद्रा में यानी जिन्हें वस्तुओं से बदलने का स्थान पर बेचना शुरू कर दिया, जो पुनः उन वस्तुओं को शहर में बेच सकते थे। धन का बढ़ावा उपयोग कीमतों पर प्रभावित करने लगा, जो खराब फसल के समय बहुत अधिक हो जाती थी। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में 1270 और 1320 के बीच कृषि मूल्य दोगुने हो गए थे। चौथी वर्ग नए नगर और नगरवासी देखे तो कृषि में विस्तार के साथ ही उससे संबंध 3 क्षेत्रों जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 में लगभग 420 लाख की बढ़ती, 1200 में लगभग 620 लाख और 1300 में 730 लाख हो गई। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक की जा सकती थी। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उसके नगर उजाऊ और तबाह हो गए थे। परंतु 11वीं सदी से जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई तो नगर फिर से बढ़ने लगी। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना एक बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां से वे अपने उपकरण और कपड़े खरीद सके। इस जरूरत से मियादी हाट मेलों को बढ़ावा मिला और छोटे
छोटे विपणन केंद्रों का विकास हुआ, जिनके धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। एक नगर चौक, चर्च, सड़कें जहां पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, और एक कार्यालय जहां से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लोगों को और जिनकी भूमि पर नगर बसे थे कर देने लगे, और कृषकों ने और नगरों में ने कृषक परिवारों को, जवान लोगों को वेतनी कार्य के और लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावना प्राप्त की प्रदान की। नगर की हवा स्वतंत्र बनती है, नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। एक प्रसिद्ध कहावत थी, स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषि दास भाग का नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नजरों से एक वर्ष और एक दिन तक छिपे रहने में सफल रहने वाले कृषक दास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या भगोड़े कृषि दास थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जाता है कि उन्होंने समाज में एक चौथा वर्ग बना लिया था। आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी ही था। प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पादन की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण रखती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का आवश्यक अंग था। यह अनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहां गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप में मिला करते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था, और सराय वाले यात्रियों की देखभाल करते हैं। 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले में फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे, और अंग्रेज व्यापारी रागा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। प्रत्येक दस्तकारों को एक मेनर ने दूसरे मेनर में जाना पड़ता था, और अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान लगा जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी आजीविका के लिए उनका व्यापार हो सके। जैसे जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारिक अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। कैथीड्रल नगर देखें तो चर्चों को दान देना अमीर व्यापारियों द्वारा अपने धन को खर्च करने का एक तरीका था। 12वीं सदी से फ्रांस में कैथीड्रल कहलाने वाले बड़े चर्चों का निर्माण होने लगा। यद्यपि वे मठों की संपत्ति थे, पर लोगों के विभिन्न समूहों ने अपने श्रम, वस्तु और धन से उनके निर्माण में सहयोग दिया। कैथीड्रल पत्थर के बने होते थे और उन्हें पूरा करने में अनेक वर्ष लगते थे। जब उन्हें बनाया जाता था तो कैथीड्रल के आसपास का क्षेत्र और अधिक बस गया, और जब उनका निर्माण पूर्ण हुआ तो वे स्थान तीर्थ स्थल बन गए। इस प्रकार उनके चारों तरफ छोटे नगर विकसित हुए। कैथीड्रल इस प्रकार बनाए गए थे कि पादरी की आवाज लोगों के जमा होने वाले सभागार में साफ सुनाई पड़ सके और भिक्षुओं का गायन भी अधिक मधुर सुनाई पड़े। साथ ही लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाने वाली घंटियां दूर तक सुनाई पड़ सके। खिड़कियों के भी अभिरंजित कांच का प्रयोग होता था, और दिन के वक्त सूरज की रोशनी उन्हें कैथीड्रल के अंदर के व्यक्तियों के लिए चमकदार बना देती थी। उसके बाद सूर्यास्त के पश्चात मोमबत्तियों की रोशनी उन्हें बाहर के व्यक्तियों के लिए दृश्यमान बनाती थी, और अभिरंजित कांच की खिड़कियों पर बने चित्र बाइबिल की कथाओं का वर्णन करते थे, जिन्हें अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे।
14वीं सदी का संकट देखें तो 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया। ऐसा 3 कारकों की वजह से हुआ। उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया था। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और ऊंची भूमि पर फसल उगाना ठीक कठिन हो गया था। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फर्मों प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को करों द्वारा कम आमदनी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह कृषि भूमि में बदल गए, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। उचित भूमि संरक्षण के अभाव में ऐसा हुआ था। चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध जन संसाधन कम पड़ गए और जिसका तत्कालिक परिणाम था अकाल। 1315 और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके पश्चात 1320 के दशक में अनगिनत पशुओं की मौत हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया के चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में भारी कमी आई, जिसके व्यापार प्रभावी हुए और इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और उसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। 12वीं और 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य में विस्तार हुआ तो दूसरे देशों में व्यापार करने वाले पोत यूरोपीय तटों पर आने लगे। पोतों के साथ साथ चूहे आए, जो अपने साथ बयोबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण लाए। पश्चिमी यूरोप जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहता था, 1347 और 1350 के मध्य महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी का करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वाले की संख्या वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदाय में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था तो सबको इससे बीमारी होने के देर नहीं लगती थी और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या 1300 में 730 लाख से घटकर 1400 में 450 लाख हो गई। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने के व्यापार सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि उन दोनों की कमी में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाली लोगों में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादन के मूल्यों में कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों, विशेषकर कृषि मजदूरों की भारी मांग के कारण मजदूरों की दरों में 250% तक की वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों में से दोगुनों की मांग कर सकता था। सामाजिक असंतोष देखे तो इस तरह लॉर्डों की आमदनी बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरों की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने उन धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों, विशेषकर पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लेट्स में 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में विद्रोह किया। यद्यपि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीके से उन स्थानों पर हुआ जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण समृद्ध हुई। यह उस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुआ लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने यह सुनिश्चित कर दिया कि पुराने सामंती रिश्तों को पुनः लादा नहीं जा सकता। धन,
व्यवस्था काफ़ी अधिक विकसित थी जिससे पलटा नहीं जा सकता। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोह का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दक्षता के पुराने दिन फिर नहीं लौटेंगे। राजनीतिक परिवर्तन देखें तो राजनीतिक हलकों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक एक वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए नए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलाव के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लगे। फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमिलियन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थानीय सेनाओं की प्रक्रिया, एक स्थानीय नौकरशाही और राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाएं की शुरुआत की। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाली सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्र की इस सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी और सामंतशाही वाली सामंत प्रथा के विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दिया। इस शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और भारी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली के शक्ति प्रदर्शन के समक्ष टुकड़े टुकड़े हो गए। करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, जिससे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और विस्तार किया तथा राजसत्ता के प्रति होने वाली आंतरिक प्रतिरोध को दबाया। किंतु इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरोध हुए विद्रोहों का एक समान मुद्रा कराधान था। इंग्लैंड में विद्रोह हुआ, जिनका 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में दमन कर दिया गया था। फ्रांस में लुई 11 को ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। और कोटि के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्त हड़पने वाले विरोध किया। 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाली धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्वक परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्द ही अपने को राजभक्तों में बदल दिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का परिष्कृत रूप माना जाता था और वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए गए और उन्होंने प्रशासनिक सेनाओं में अस्थायी स्थान दिए। परंतु नई शासक व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीके से अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजशक्ति, राजभक्ति, विश्वास और आपसी निर्भरता पर टिकी थी। अब वह अब व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु था। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हो, उन व्यक्तियों पर का सहयोग करते थे जिनके पास सत्ता हो। धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था। इसलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारी और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे। शासकों ने इन प्रकार राज्य व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड का बाद का इतिहास इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बना आया था और 1614 में बालक शासक लुई 13 के शासनकाल में फ्रांस की परामर्श दात्री सभा, जिसे स्टेट जनरल कहते थे, जिसके 3 सदस्य थे जो 3 वर्गों
तीन वर्गों पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य का प्रतिनिधित्व करते थे का एक अधिवेशन हुआ। इसके पश्चात 2 सदियों 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा तीन वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। इंग्लैंड में जो हुआ वह बहुत अलग था। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी और यह आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुआ, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसके सदस्य लॉर्ड और पादरी थे, वह हाउस ऑफ कॉमन्स जो नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, वे शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम, जिसका शासनकाल 1629 से 40 था, तो राजा चार्ल्स प्रथम ने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया और उसके बाद एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्रीय सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इस कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद दोनों राष्ट्रों के इतिहासों ने अलग अलग दिशाएं अपनाई।